नमस्कार। समाजवादी पार्टी ने केजरीवाल को समर्थन दे दिया है। दूसरी तरफ केजरीवाल के घर को भाजपा के लोग शीश महल बता रहे थे। केजरीवाल के घर में सोने के पर्दे, सोने के टॉयलेट, 88 इंच का टेलीविजन, स्विमिंग पूल, लाखों के टाइल्स होने का दावा कर रहे थे। अपने उसी घर को केजरीवाल ने दिखाने के लिए मीडिया वालों को बुला लिया था, लेकिन दिल्ली की पुलिस ने किसी को भी केजरीवाल के घर जाने नहीं दिया, रोक दिया। आखिर क्यों? आज हमारे साथ केपी मलिक जी हैं, उनसे ही जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर, अगर भाजपा कहती है कि शीश महल है केजरीवाल का घर, तो अगर शीश महल है, घर में सोने के टाइल्स हैं, सोने के पर्दे हैं, सोने के टॉयलेट हैं, तो लोगों को दिखाने में क्या दिक्कत है भाजपा को? ऐसे ही कुछ आरोप उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव पर भाजपा लगाया करती थी कि टाइल उखाड़ ले गए, लाखों के टाइल्स हैं। तो क्या भाजपा का ये विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने का ये पुराना सेट पैटर्न है क्या? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी के पास जो है इस तरह की रणनीति और इस तरह की उनकी जो शाम दाम दंड भेद वाली नीति है, उसी के तहत ये चीज़ें आती हैं कि वो एक परसेप्शन बना देते हैं। अब जनता में एक परसेप्शन बना दिया गया है कि भाई केजरीवाल जो पहले कहते थे कि कोई भी नेता, कोई भी मंत्री एक फ्लैट में रह सकता है, साधारण कार से चल सकता है। अब केजरीवाल साधारण कार से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वो एक साधारण मकान में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, जनता को तो नहीं पता है। ये तो परसेप्शन बनाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी ऐसी चीज़ बनाने के पुराने माहिर हैं। उनकी तो सरकार ही इसी पे आई है, चाहे केंद्र में हो चाहे किसी दूसरे राज्य में हो। आज वो लगातार इस बात को फोकस कर रहे हैं कि केजरीवाल का शीश महल है। ठीक है, शीश महल है, तो अगर वो आम आदमी पार्टी के लोग उस शीश महल को मीडिया को दिखाना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? बाकायदा मॉडल लेकर चल रहे हैं। केजरीवाल के घर का एक मॉडल लेकर भाजपा के नेता चल रहे हैं कि देखिए ऐसा है वो शीश महल। वही मैं कह रहा हूँ कि वो जैसा भी है वो मीडिया के कैमरे अपने आप बता दे। कैमरा तो झूठ बोलता नहीं है। तो आप अगर वो खुद आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाई आप आइए और आपको जहाँ जो चीज़ देखनी देखिए, और उसको रोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसको रोक रहा है प्रशासन, उसको रोक रहा है CPWD, तो क्यों रोक रहा है? तो कहीं ना कहीं जो है दाल में काला है। आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। भाई कैमरा जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन अगर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा तो फिर बीजेपी क्या करेगी? क्योंकि देखिए, आपको समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में चाहती है कि उनकी सरकार बने, और उनका जो सिस्टम है पुराने वाला, उनकी जो चाहे एजेंसियां हों, चाहे प्रशासन हो, चाहे उनका शाम धाम दंड भेद की रणनीति हो, चाहे हिंदू मुस्लिम का मामला हो, चाहे दूसरा मामला हो, सारी चीज़ें जो है अपनी तैयार भारतीय जनता पार्टी करके चल रही है। अब आप ये देखिए कि जिस प्रकार से विधुड़ी ने पार्लियामेंट में इतना गंभीर बयान दिया था, ऐसे व्यक्ति की सदस्यता भी जानी चाहिए, और उनको हीरो बना के पेश कर रहे हो। इसी तरह से आपने देखा होगा बीच बीच में परवेश वर्मा के बयान भी आए थे। तो ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का पता चलता है कि आप किस लेवल पे जाके दिल्ली की सत्ता को हथियाना चाहते हो। अच्छा केपी मलिक सर, अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए बीजेपी के पास कोई मजबूत बेस दिखाई नहीं दे रहा है। कभी शीश महल बताते ही, और उस शीश महल को दिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने खुद मीडिया को बुला लिया है, तो कभी कुछ आरोप लगाती है। तो क्या भाजपा के पास दिल्ली में आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए या फिर विपक्ष को घेरने के लिए कोई बड़ा बेस है नहीं क्या? ईवीएम के अलावा आप कुछ और है नहीं क्या भाजपा के पास? नहीं, देखिए वहाँ पे क्या है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली में दखलंदाजी केंद्र सरकार की भी रहती है। उसमें चाहे पुलिस हो, चाहे ज़मीन का मामला हो, चाहे और कई सारी चीज़ें जिसका अधिकार अरविंद केजरीवाल को है ही नहीं, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को है ही नहीं। ऐसे में अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती, गृह मंत्रालय की होती, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंडर में पुलिस आती है। लेकिन वो गाहे बगाए भारतीय जनता पार्टी वाले केजरीवाल पे आरोप लगाते रहते हैं ताकि मामले को भ्रमित किया जा सके। लेकिन जानने वाले लोग तो जानते हैं ना कि पुलिस तो आपके अंडर में है। अब आप ये देखिए कि दिल्ली के इतिहास में मैंने कभी नहीं सुना कि लोगों के घरों के बाहर गोलियां चल जाती हों, लोगों को धमकाया जाता हो,
लोगों को इस तरह के फ़ोन आ रहे हों कि वसूली उनसे की जा रही है व्यापारियों से, ये दिल्ली में पहली बार हुआ है। और आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले की आम आदमी पार्टी की सरकार में हो रहा है, केजरीवाल के नेतृत्व में हो रहा है। अरे भाई, पुलिस तो आपके कंट्रोल में है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, तो इस पर तत्काल एक्शन लेना चाहिए, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ इस तरह के मुद्दे हैं कि कैसे बदनाम किया जाए, कैसे क्या किया जाए, एक तो ये विषय है। दूसरा, अगर आप केजरीवाल के नज़रिए से हम किसी चीज़ को देखें, केजरीवाल को जिस प्रकार से वो जेल इन्होंने भेजा, जो भी घोटाले का मामला है वो तो सब चीज़ें अभी कोर्ट में है मैटर, लेकिन उससे एक छवि को नुकसान केजरीवाल की हुआ है। और जिस प्रकार से उन्होंने आतिशी को बनाया, तो उसमें महिला का मामला है, महिलाएं थोड़ी जुड़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये भी लगता है कि महिला के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहुत अच्छा चेहरा, दिल्ली का कोई ऐसा लोकप्रिय चेहरा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिला सके। तो ऐसे में केजरीवाल ने एक और यहाँ पे दाव ये चला कि वो महिला को आगे ले आए। क्यों आप बांसुरी स्वराज को बड़ा चेहरा नहीं मानते क्या? नहीं, देखिए, बांसुरी तो सुषमा स्वराज की बेटी हैं और वकील हैं, वो इसलिए आई, और भारतीय जनता पार्टी और उसमें जिस तरह का उनके सिस्टम है उसमें जीत के आ गई हैं। वो मुख्यमंत्री के लायक चेहरा है, वो तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं मानती। अगर वो भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा मानती है तो पेश करे, वो बताए कि ये अगली मुख्यमंत्री हमारी होंगी। और आम आदमी पार्टी आतिशी को कह रही है कि भाई ये हमारी वहाँ पे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके बलबूते भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आगे बढ़ सके। अच्छा, घुसपैठियों के मुद्दे का क्या होगा? क्योंकि ये बांग्लादेशियों का मुद्दा झारखंड में उठाया गया, फुस पड़ाका साबित हो गया। दिल्ली में भी कई हद तक भाजपा ने उठाने की कोशिश की, लेकिन वही फुस हो गया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी उस पर बैकफुट पे चली गई है। वो इसलिए चली गई है कि आप बांग्लादेशियों का, रोहिंग्या का जो मामला बात करते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ले आए, उन्होंने बसा दिया। तो देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स केंद्र सरकार की है, वो अमित शाह जी के अंडर में है। दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अंडर में है। और अगर 10 साल में रोहिंग्या आए हैं, बांग्लादेशी बसे हैं, तो इसके जिम्मेदार तो अमित शाह हैं। तो फिर केजरीवाल पे दोष कैसे मर सकते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे घिर गई है, इसलिए इन्होंने वो मुद्दा छोड़ दिया है। अभी ये सिर्फ एक मुद्दा उनके पास शीश महल का बचा हुआ है, या दूसरा छोटे मोटे घोटाले का बचा हुआ है, जो आरोप अभी साबित हुए नहीं हैं। केजरीवाल के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए तो जरूर हैं, लेकिन साबित नहीं हुए हैं। यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जवाब देने के लिए और राजनीतिक पैंतरेबाजी करने के लिए भी केजरीवाल बीजेपी से पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर पैंतरेबाजी करना जानती है तो केजरीवाल तो मास्टर है उसमें। तो केजरीवाल के सामने भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ ये हो रही है कि वो जो भी करते हैं उसकी काट वो ले आते हैं। और जितने भी राजनीतिक पैंतरे होते हैं वो केजरीवाल से बढ़िया कोई नहीं जानता। 15 साल की शीला दीक्षित की सरकार को 0 पे आउट केजरीवाल नहीं किया था। तो केजरीवाल राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी बहुत कम समय में बन गए हैं, और आज वो मुझे फ्रंट पे दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी दूसरे जो शाम धाम दंड भेद वाली चीज़ है उसमें तो आगे हो सकती है, लेकिन आज की डेट में केजरीवाल के हाथ बंधे होने के बावजूद जितना वो कर रहे हैं और जितना वो कोशिश कर रहे हैं चुनाव में, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी से आगे दिखाई देते हैं। अच्छा, अब तो केजरीवाल की पार्टी को समाजवादी पार्टी का समर्थन भी मिल गया है। इसको केपी मलिक सर आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से अभी आपने देखा था कि संविधान का मुद्दा हो, अंबेडकर का मुद्दा हो, उस पर कहीं ना कहीं ये वर्ग नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। और ये वर्ग बड़ी तादाद से पहले से ही केजरीवाल के साथ है, क्योंकि केजरीवाल ने वहाँ पे योजनाएं जो चलाई हैं फ्री वाली, चाहे वो बिजली फ्री की हो, चाहे पानी फ्री की हो, उससे वो लोग इनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनको किस प्रकार से तोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी उस पैतरे में कामयाब नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ ये हो रहा है कि जैसे जो, क्योंकि यूपी से जुड़ा हुआ एरिया है, तो कई सीटें ऐसी हैं जिन पे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी भी अच्छा खासा दखल उनका है, और उसमें अगर समर्थन अखिलेश ने केजरीवाल की पार्टी को दिया है तो उससे भी मुझे लग रहा है कि उससे एक तो थोड़ा सा जो मुस्लिम वोटर है जो दाएं बाएं छिटकता था, क्योंकि वहाँ पे तमाम लोग चुनाव लड़ते हैं, दूसरी पार्टियां भी लड़ती हैं। भारतीय जनता पार्टी नया पैंतरा लेके आई है ओवैसी का, तो ओवैसी की काट करने का
जो ये अभी समर्थन अखिलेश ने दिया है, तो मुझे लगता है केजरीवाल के लिए अच्छा साबित होगा और भारतीय जनता पार्टी का जो ओवैसी वाला पैंतरा है उसकी काट साबित होगा इसका समर्थन अखिलेश यादव का, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, दिल्ली में सब महाराष्ट्र की तरह अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, मांझी की पार्टी हो, अजीत पवार हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, चंद्रशेखर हो, बसपा हो, सब अलग अलग लड़ रहे हैं। ऐसे में आप दिल्ली को किधर जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और इन सब लोगों को पता है कि वहाँ पे किसी का ढिल्ला उठना नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जितने ज़्यादा लोग लड़ेंगे इतना ज़्यादा वोटों का बंटवारा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी आपदा में अवसर ढूंढ रही है कि उनको लगता है कि जितने ज़्यादा वोट बटेंगे उससे शायद भाजपा को फ़ायदा होगा, लेकिन कई जगह पे मुझे भाजपा को नुकसान होता ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा से भी परेशान है, केजरीवाल से भी परेशान है। ऐसी स्थिति में मुझे कांग्रेस को फ़ायदा होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस सत्ता से बाहर है, लगभग 15-20 साल से सत्ता से बाहर है। तो कांग्रेस भी अपना रास्ता ढूंढ रही है और आप अगर देखेंगे कांग्रेस भी जानती है कि यहाँ भाजपा से खतरनाक केजरीवाल है। इसलिए अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस भाजपा पे सीधा सीधा अटैक नहीं कर रही है, वो केजरीवाल पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ का वोटर केजरीवाल से बंधा हुआ है, तो उससे हम कितने वोटर को तोड़ के सफलता हासिल कर लें, इस तलाश में कांग्रेस भी है। तो इसलिए भाजपा में लोग आसानी से नहीं जाएंगे। वो अगर केजरीवाल से नाराज़ हैं या केजरीवाल के पास नहीं जाना चाहते, तो ऐसे लोगों का मुंह कांग्रेस की तरफ होगा और मुझे लग रहा है कांग्रेस का खाता भी खुलेगा, क्योंकि कांग्रेस अभी 0 पे है। वो कितनी बढ़ती है, 5 आती हैं, 10 आती हैं, ये तो समय बताएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस इस बार ज़रूर दिल्ली में बढ़ेगी जी। अच्छा, अभी इधर आप एंटी इनकम्बेंसी का दिल्ली में कितना असर देख रहे हैं कि मलिक सर? देखिए, एंटी कॉम्बेंसी तो उतनी ज़्यादा उस हिसाब से नहीं है कि केजरीवाल का, जैसे मैंने कहा कि हाथ बंधे हुए हैं। उनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, उनके हाथ में ही नहीं है चीज़ें। भाई सारी चीज़ें लगभग जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो केंद्र सरकार के पास हैं। तो एंटी कॉम्बेंसी है कि भाई 10 साल में वो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, ऐसे लोग हैं जिनको बहुत बारीकी से जानकारी नहीं होती है, उस तरह के लोग हो सकता है थोड़े नाराज़ हों, लेकिन उस एंटी कॉम्बेंसी का फ़ायदा भी कांग्रेस को ही मिलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बाकी राज्यों में देख रहे हैं, केंद्र में देख रहे हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, अगर आपको याद हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे उस टाइम की सुषमा स्वराज हो, विजय गोयल हो, ये सब महंगाई पर घड़ा फोड़ते थे, सिलेंडर लेके चलते थे। तो पेट्रोल की बात करते थे, उस टाइम 60 रुपये पेट्रोल था कि हम 30 रुपये पेट्रोल दिलाएंगे। अब वो 100 रुपये से कम हुआ ही नहीं। जब से 10 साल से मोदी की सरकार आई है तो 100 रुपये पे ही घूम रहा है वो। तो वो सब जनता देख रही है। तो मुझे इसमें ये लग रहा है एंटी कॉम्बेंसी के मामले में, इसमें भी मुझे कांग्रेस को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है थोड़ा। अच्छा, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल की सरकार को भी देखा है, समझा है, मोदी के शासन को भी देखा है, तो आपको क्या लग रहा है कि भारी कौन है, आम आदमी पार्टी या फिर भाजपा? नहीं, देखिए, अगर आप श्याम धाम दंड भेद की रणनीति के हिसाब से देख रहे हैं, पैतरेबाजी के हिसाब से देखते हैं, एजेंसी के हिसाब से देखते हैं, इलेक्शन कमीशन के हिसाब, तो भाजपा मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर जनता के हिसाब से आप देखते हैं, ऑटो वाले के हिसाब से देखते हैं, गरीब रेडी वाले के हिसाब से देखते हैं, तो फिर केजरीवाल मजबूत है। अब किस पे कौन भारी पड़ता है ये आपको 8 तारीख को काउंटिंग होगी। अच्छा, 2 तरह के एनालिसिस मुझे लग रहा है वरिष्ठ पत्रकारों को, राजनीतिक विश्लेषकों को देने पड़ते हैं। एक जनता का एनालिसिस क्या होने वाला है चुनाव में, और दूसरा एनालिसिस इस बात का कि सरकारी संस्थाओं का क्या प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव पर। नहीं, वो तो आपके सामने उदाहरण है, आपके सामने हरियाणा का उदाहरण है, आपके सामने महाराष्ट्र का उदाहरण है। तो अब तो हमें सोचना पड़ता है देने के लिए कि जनता वोट देती कहीं है और जब मशीन खुलती है तो वोट निकलती कहीं है। और देखिए आप कि चुनाव आयोग का कितना बड़ा सहयोग है कि आज हम अपने आप को बताते हैं, डिजिटल सारी बातें करते हैं, और चुनाव आयोग को 3 दिन लग जाते हैं काउंटिंग करने में, रिजल्ट देने में। और जब बैलेट पेपर पे होता था तब 4 दिन में, 3 दिन में तब भी रिपोर्ट आती थी। और अभी आप डिजिटल की बात करते हैं, ईवीएम मशीन पे वोट डलता है,
हाथों हाथ आंकड़े आपके सामने आते हैं, तब भी आपको 3 दिन लग जाते हैं। तो ऐसे में आपको देखना होगा ना कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन अगर 3 दिन के बाद आंकड़े देता है तो 3 दिन तक क्या करता है वो अपने आका से पूछता है, या वो किसी आकाशवाणी का इंतज़ार करता है, या किसी के कुछ संदेश का इंतज़ार करता है। तो ये सारी चीज़ें भी तो देखनी होंगी। तो इसलिए हम लोगों को आकलन कई तरह के करने पड़ते हैं कि क्या हो रहा है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या क्या हो सकता है, ये सब कहाँ से आया है, यहीं से तो देख के अंदाज़ा लगा। आप मुझे बताइए, क्या हरियाणा में कोई एक व्यक्ति भाजपा का मिला था आपको जो कह रहा था हमारी सरकार बनने वाली है? भाजपा के लोग भी नहीं मान रहे थे कि हरियाणा में उनकी सरकार बने, लेकिन बनी तो सरकार। महाराष्ट्र में भी सरकार बनी, और महाराष्ट्र का एक सबसे बढ़िया उदाहरण आपके सामने है कि गांव के लोगों ने कहा कि हमने वोट किसी दूसरी पार्टी को दिया था और यहाँ दूसरी पार्टी जीत रही है, कैसे हुआ, हम दोबारा करके देखते हैं। सरकार ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं आप कर सकते। तो इलेक्शन कमीशन को क्या आपत्ति है उनको परमिशन देने में? इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। दूसरा केस आपने देखा कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने, एक वकील है, उन्होंने याचिका दायर की कि जी हमें फुटेज जारी करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, दिखना चाहिए क्या सत्यता है उसमें। चुनाव आयोग ने नियम ही बदल दिया। चुनाव आयोग ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये आप कैसे कर सकते हैं? तो ये डर किस चीज़ का है? तो ये डर घूम घाम के ये आता है कि जैसे आप बंगले की बात कर रहे हैं कि मीडिया अगर बंगले में चला जाएगा तो वो सोने की टॉयलेट ढूंढेगा, वो सोने के बल्ब ढूंढेगा, सोने की चीज़ें ढूंढेगा, वहाँ मिलेंगी नहीं। तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी घिरती नज़र आएगी इस पे। तो इन सब से बचने का तरीका ये है कि आप जो है वो क्या कहते हैं कि ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, है ना, है ना, नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अब भाई आप बताइए कि आज कह रहे हैं कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, तो आप देखिए जब से मोदी जी की सरकार आई किसानों ने आत्महत्या बंद कर दी, क्योंकि किसान इतने खुश हैं। अरे खुश नहीं है किसान, आपने आंकड़े देने बंद कर दिए हैं। जो किसानों की आत्महत्या के आंकड़े आते थे वो इनकी सरकार ने देने बंद कर दिए। तो लोग कह रहे हैं अब तो किसानों की आत्महत्या बंद हो गई है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन से याद आया केपी मलिक सर, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया है कि अब भाजपा अपने आम बजट में दिल्ली को लेकर कोई घोषणाएं नहीं कर सकती, इस पर रोक लगा दिया। तो क्या आप इसे भाजपा के लिए एक झटका मान रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जो योजनाएं की घोषणा करनी थी, जो उनको देना था, जो उद्घाटन प्रधानमंत्री को करने थे, वो 5 तारीख तक कर चुके हैं। उसके बाद ही चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित की है। तो अब उनको कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब नूरा कुश्ती है और सब आरोप प्रत्यारोप हैं। जो करना था वो कर चुके हैं। आप देखिए किसानों की बड़ी चिंता हो गई कृषि मंत्री को, और उन्होंने कहा कि आतिशी जी ने हमें आज तक चिट्ठी नहीं भेजी है, किसानों के ऊपर उनकी जो है हमसे डिमांड नहीं की गई है। आतिशी चिट्ठी आपको कितनी भेज चुकी हैं, उनको भी मौका दीजिए बोलने का। तो कि आपको जो बॉर्डर पे बैठे हैं किसान, एक आमरण अनशन किसान कर रहा है, 45 दिन हो गए, उसकी चिंता आपको नहीं है, और दिल्ली के किसानों की चिंता एकाएक भाजपा को और कृषि मंत्री को हो गई है। ये क्या जताता है? तो होना कुछ नहीं है, खाली आपको दिखाना और बताना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है धरातल पे कुछ और है, ऊपर कुछ और है, दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। आज जितनी बातें आप दिल्ली के बारे में कर रहे हैं, आपको किसने रोका था? 10 साल से आपकी सरकार है, आप कीजिए। तो आपको करना तो है नहीं, चुनाव में आपको याद आ जाता है। प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं जा जाके घर घर नल, घर घर जल। तो 10 साल में तो आए नहीं आप पूछने। अब आप 1600 मकान दे के, झुग्गी झोपड़ी वालों को 1600 मकान दे के जताना चाहते हैं कि आपने बड़ा भारी काम कर दिया है। जहाँ आप लाखों मकान देने की बात खुद कह रहे हैं और खुद आप बात करते हैं कि गरीबों को मकान देंगे, 1600 में क्या होगा? और ये 1600 कब से दे रहे हैं आप? 10 साल में 1600 मकान दिए हैं और उसका ढिढोरा पीट रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक आदत है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस तरह से देश में कर रही हैं वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ओवरऑल दिल्ली में क्या होने जा रहा है? देखिए दिल्ली में मैंने पहले ही आपको कहा कि दिल्ली में अगर आप एजेंसियों के नज़रिए से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, बहुत अच्छी सरकार बना रही है, और जनता के नज़रिए से देखेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। और हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो
केजरीवाल के घर में भाजपा ये दावा करती है कि उस घर में सोने के पर्दे, सोने के टाइल, शीश महल है। उस घर में दिल्ली की पुलिस पत्रकारों को और लोगों को घुसने नहीं दे रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी बार बार बैकफुट पर जरूर नजर आ रही है। तमाम मुद्दे ठुस होते जा रहे हैं। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।